गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको लगातार करंट अफेयर्स कवर कराते हैं क्विज के माध्यम से, और इसका फ्री पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देता हूँ। आज शनिवार है, कल आपको पूरे हफ्ते का वीकली क्विज भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो आपका ईस्ट सिक्किम। ठीक है, पूर्वी सिक्किम में इंडियन आर्मी की एक पहल है गो ग्रीन। ठीक है, गो ग्रीन इनिशिएटिव। आपको पता है 5 जून को आपका क्या था? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था। तो इंडियन आर्मी ने गो ग्रीन इनिशिएटिव या गो ग्रीन थीम के साथ ये मनाया, और इसी के तहत सिक्किम में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग केंद्र की उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ये किसके तहत किया गया? एक प्रोजेक्ट सद्भावना इंडियन आर्मी चला रही है। मैंने पहले भी इसको कवर किया था, प्रोजेक्ट सद्भावना को। उसके तहत ये पूरा इनॉग्रेशन हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा आप नीचे पढ़ सकते हैं। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी बंगाल और सिक्किम में कई गो ग्रीन पहल के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। साथ ही पूर्वी सिक्किम में चांगुंग में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह प्रोजेक्ट सेना की सद्भावना पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। तो प्रोजेक्ट सद्भावना आपका आर्मी से रिलेटेड है। एक और देखिए, प्रोजेक्ट अभी चर्चा में था, प्रोजेक्ट मर्यादा। प्रोजेक्ट मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो चारधाम यात्रा चल रही है, स्पेशली केदारनाथ में, केदारनाथ यात्रा में बहुत सारी भीड़ आ गई थी, तो उसके उचित प्रबंधन के लिए उत्तराखंड सरकार की पुलिस द्वारा यह चलाया गया इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट मर्यादा। तो इसको भी याद रखिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंग्लिश में इसको बोला जाता है वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे। तो ये 7 जून को आपका मनाया जाता है। तो जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, एक स्पेशलाइज एजेंसी मानी जाती है। इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बार की थीम भी देखेंगे, पूरा इसके बारे में पढ़ते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे, WFSD, हर साल 7 जून को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से सदस्य देशों और संबंधित संगठनों के सहयोग से मनाया जाता है। और स्पेशली इस बार इसकी जो थीम रही वो रही फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, यानी अनिश्चितता के लिए आप तैयार रहें। बात करें अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जो इसमें शामिल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। इसीलिए 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही अभी 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सभा भी आयोजित की गई थी, यानी विश्व स्वास्थ्य सभा जो थी 77वां उसका एडिशन था, ये यहीं पर इनॉग्रेट की गई है जिनेवा में। अगर बात करें दूसरी संस्था की, तो वो है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में की गई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका रोम में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ संबंधित इससे फैक्ट्स हो गए। भारत की अगर बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इंडिया ने कब लॉन्च किया है? 2013 में लॉन्च किया है। भारत के किस शहर में पहली नक्षत्र सभा आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना था? तो ये हमने पहले भी कवर किया था। नक्षत्र सभा पहले भी चर्चा में रही थी। उत्तराखंड सरकार का ये इनिशिएटिव है। तो उत्तराखंड सरकार के मसूरी में, या उत्तराखंड स्टेट के मसूरी में ये अभी आयोजित किया गया था नक्षत्र सभा। और इसका देखिए मुख्य जो है वो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना है। आपको पता है उत्तराखंड वैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए तो फेमस है ही। जैसे आपका जो ऋषिकेश है वहां पर योगा वगैरह बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पर विदेशी लोग भी आकर योगा वगैरह करते हैं। इसके अलावा जो चारधाम यात्रा है वहां पर भी काफी टूरिस्ट आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ स्पेस, या हम कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म, एस्ट्रो टूरिज्म को भी बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार काम कर रही है। और ये इंडिया का पहला नक्षत्र सभा या इस तरीके का आयोजन था, और उत्तराखंड के मसूरी में आयोजित किया गया। कहां पर? जॉर्ज एवरेस्ट शिखर पर आयोजित किया गया। और जॉर्ज एवरेस्ट शिखर मसूरी का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जहां से बर्फ से ढकी हिमालय की चोटी और दून घाटी के शानदार दर्शन होते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में
किस निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं? तो नोटा को या नन ऑफ द अबव को सबसे ज्यादा वोट इंदौर में अभी मिले हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड बिहार के गोपालगंज के नाम था, जहां पर 51,660 वोट आपके नोटा को पड़े थे, लेकिन यहां पर 2.18 लाख वोट पड़े हैं इंदौर में। तो बहुत बड़ा नंबर है और इसने रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2013 में आपका ये नोटा इंट्रोड्यूस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, जिसे 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया गया था। इससे पहले आप देखेंगे यहां पर तो मतदाताओं ने 51,660 कहां पर, बिहार के गोपालगंज में ये रिकॉर्ड था। और इसके अलावा और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये 18वीं आपकी क्या थी, लोकसभा के चुनाव थे। एक प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है यहां से कि इस बार महिलाएं कितनी चुनकर गई हैं? तो महिलाओं की संख्या 2019 के मुकाबले इस बार घट गई है। इस बार जो महिलाएं चुनकर पहुंची हैं वो 74 फीमेल कैंडिडेट एज एन एमपी चुनी गई हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 74 महिलाएं इस बार बनी। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। वह किस देश से हैं? तो ओलेग कोनोनेंको रूस के कॉस्मोनॉट हैं, यानी अंतरिक्ष यात्री हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है 1000 दिन से ज्यादा स्पेस में रहने का। ये सितंबर तक स्पेस में रहेंगे और तब तक इनको लगभग 1110 दिन पूरे हो जाएंगे, जो अभी तक का एक रिकॉर्ड है। 59 वर्षीय ओलेग कोनोनेंको ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने वर्तमान मिशन के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया है। और ये उनका जो वर्तमान मिशन है 15 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था और 23 सितंबर 2024 को समाप्ति हो जाएगा, और जिससे कक्षा में बिताए उनके कुल दिनों की संख्या 1110 हो जाएगी। देखिए, इससे पहले ये ऑलरेडी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। रशिया के ही एक कॉस्मोनॉट थे या अंतरिक्ष यात्री थे, गेनाडी पडाल्का, वो 878 दिन तक स्पेस में रहे थे, लेकिन ये पहले ही इन्होंने फरवरी 2024 में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब नया रिकॉर्ड ये खुद बनाने जा रहे हैं 1110 दिन के लिए स्पेस में रहने का। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये C. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक विंग है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इसको अभी यूनाइटेड नेशंस के WSIS 2024 चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत सरकार के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को AIC7 ई पर्यावरण के तहत मान्यता प्राप्त परियोजना, जिसका नाम है सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग, के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, देखिए थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। किस बैंक ने चेन्नई में एक नई विशेष शाखा का उद्घाटन किया है जो पूरी तरह से स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए समर्पित है? तो इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन से बैंक ने एक ऐसी ब्रांच खोली है जिसका कंप्लीट उद्देश्य रहेगा कि स्टार्टअप्स को देश में कैसे प्रमोट किया जाए? तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने खोली है। कहां पर खोली है? तमिलनाडु के चेन्नई में खोली है। किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश में पहला स्थान हासिल किया है? आपने देखा होगा जो साइबर क्राइम्स होते हैं मोबाइल के माध्यम से काफी ज्यादा होते हैं, फ्रॉड कॉल्स आती हैं और मैलिशियस लिंक्स आते हैं, जिसकी वजह से अगर आप लिंक को क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है या फिर आप ऐसी साइट्स पर पहुंच जाते हैं जहां से आपका डेटा चोरी हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करना शुरू किया था और ये हरियाणा इसमें रैंक 1 पर है। हरियाणा ने सबसे ज्यादा नंबरों को ब्लॉक किया है साइबर क्राइम्स को रोकने में। यहां पर आप पढ़ेंगे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार इस वर्ष 1 जनवरी से 31 अप्रैल तक देश भर में साइबर अपराध में शामिल कुल 5,46,000 मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए, जिसमें से 1,11,349 मोबाइल नंबर हरियाणा पुलिस के द्वारा ब्लॉक किए गए हैं। वार्षिक जलवायु सम्मेलन, जिसको UNFCCC बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका COP29 अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो COP29 आपका अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, ठीक है, वहां पर इस बार ये आयोजित की जाएगी। और इस बार देखिए इसका जो मेन थीम रहेगा, वार्षिक जलवायु सम्मेलन में शांति और युद्ध विराम पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि देश चल रहे यानी अजरबैजान चल रहे संघर्षों के बीच जलवायु समाधान पर ध्यान केंद्रित कर सके। आपने देखा होगा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक रीजन है नोगार्नो कराबाख, ठीक है, नोगार्नो कराबाख रीजन, ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में विवादित क्षेत्र है, तो इसके वजह से काफी ज्यादा ये एरिया अभी चर्चा में है और अब क्लाइमेट चेंज की जो समिट है वो यहां पर आयोजित की जाएगी। भारत का टाइगर रिजर्व में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो टाइगर रिजर्व होते थे वो
कभी कभी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आ जाते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी टाइगर रिजर्व के अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये किया गया है राजाजी टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके अंदर इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पर्यावरणविदों जयधर गुप्ता और विजय धस्माना ने उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक बाघ रिजर्व में, यानी राजाजी टाइगर रिजर्व में भारत का पहला बायोस्फीयर बनाया है, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर रिजर्व यानी RRP कहा जाता है। तो देखिए राघाटी क्या है, राघाटी यहां से एक रिवर स्ट्रीम बहती है, नदी की धारा बहती है, उसके अराउंड इन्होंने ये डेवलप किया है। उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित यह बायोस्फीयर रिजर्व शिवालिक की तलहटी, शिवालिक की पहाड़ियों की बात हो रही है, स्थित चट्टानी सफेद राघाटी नदी के किनारे स्थित है। और देखिए ये पहला है, इसके साथ साथ ये एक और टाइगर रिजर्व के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व डेवलप कर रहे हैं, और वो होगा आपका सह्याद्री टाइगर रिजर्व के अंदर। ये पश्चिमी घाट के साथ महाराष्ट्र के पुणे के पास सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बफर जोन में कोयना नदी के ऊपर दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व भी विकसित कर रहे हैं। तो देखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आपके आते ही रहते हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व आपका महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में पहली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसको IPEF बोला जाता है, इसका पहला देखिए ये एडिशन था किसका, प्रॉस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम बैठक कहां पर आयोजित की गई, तो ये सिंगापुर में अभी आयोजित की गई थी। देखिए पहली बैठक है IPEF की, किसके ऊपर है, क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम, कहां पर हुआ, सिंगापुर में आयोजित किया गया है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली है क्योंकि पहली आपसे पूछता ही रहता है। हाल ही में किस संगठन ने बाल पोषण रिपोर्ट 2024 जारी की है, तो ये यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई है। और इसमें देखिए ये बताया गया है कि जो खाद्य गरीबी है या फूड पोवर्टी है, ठीक है, फूड पोवर्टी है, ये दुनिया में लगभग 27% बच्चे इससे प्रभावित है। फूड पोवर्टी मतलब जिनके खाने में पूरा पोषण नहीं होता। जैसे गरीबी का मतलब क्या होता है, आपके पास इनफ मनी नहीं है अपनी लाइफ को जीने के लिए। इसी तरह जब आपके खाने में इनफ न्यूट्रिशन या पोषण नहीं होता तो इसको बोला जाता है फूड पोवर्टी, यानी आप खाद्य गरीबी से गुजर रहे हैं। और भारत में देखिए अगर आप देखेंगे तो ये डेटा लगभग 40% का है। भारत में 40% बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड या पोषित भोजन नहीं मिलता या परिपूर्ण भोजन नहीं मिलता। तो यूनिसेफ ने ये जारी की है। बात करें अगर यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ आपका यूनाइटेड नेशंस का भाग बना है 1953 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में, ठीक है, 1953 में यूनाइटेड नेशंस का भाग बना और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। तृष्णा मिशन एक संयुक्त अन्वेषण मिशन है, तो ये इंडिया की इसरो और फ्रांस की CNES के बीच एक मिशन है। और स्पेशली ये जो वाटर मैनेजमेंट है और सरफेस टेम्परेचर है उसको स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो इसरो और CNES जो कि फ्रांस की, इसको याद रखिएगा, माफ कीजिए, फ्रांस की ये स्पेस एजेंसी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा मिशन है। इसरो और CNES के बीच सहयोग से शुरू किए गए तृष्णा मिशन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सतही तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना है। इसके उद्देश्य में ऊर्जा और जल बजट की विस्तृत निगरानी, शहरी ताप द्वीपों का आकलन और तापीय विसंगतियों का पता लगाना शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस मिशन को याद रखिए। हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 योजना किस राज्य से संबंधित है, तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान सरकार ने इसका अभी फेज 2 लॉन्च किया है। पानी की कमी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य 4 वर्षों में 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाएं बनाना, यानी वाटर कंजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप करना चाह रहे हैं इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन परियोजना से। तो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा सा प्रीलिम्स से संबंधित फैक्ट भी चर्चा में है, वो मैं आपको बता देता हूं। अभी कुवैत के नए क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किए गए हैं और कुवैत के नए क्राउन प्रिंस का नाम क्या है, शेख सबा खालिद अल सबा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, हो सकता है आपसे मैचिंग वगैरह में अलग अलग देशों का लाकर पूछ ले। तो शेख सबा खालिद अल सबा कुवैत के नए क्राउन प्रिंस बने हैं। तो यही हमारे आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। इसके अलावा देखिए मैं कम्युनिटी में और टेलीग्राम ग्रुप में क्विज डालता रहता हूं करंट अफेयर्स के, जो कभी कभी आपको यहां पर नहीं मिलेंगे, तो वो भी आप प्लीज देते रहा करिए, तैयारी को आपकी काफी बेहतर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।